हाय फ्रेंड्स, नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल किया जाता है। आज एक बहुत ही अहम टॉपिक पर हम आपके सामने मवाद लेकर हाजिर है। आज हम बात करने जा रहे हैं पीएचडी कैसे करें। हाउ कैन आई डू पीएचडी, पीएचडी की मराहिल क्या है, पीएचडी के स्टेप्स क्या है, कौन पीएचडी के लिए एलिजिबल होगा, पीएचडी के लिए कौन सी डिग्री होना जरूरी है, पीएचडी के लिए कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करना होगा, पीएचडी के लिए यूनिवर्सिटी में किस तरह से अप्लाई किया जाता है, गाइड किस तरह हासिल किया जाता है, आरआरसी कमेटी किस तरह फेस की जाती है और किस तरह से एक पर्सन पीएचडी होल्डर बन सकता है, उसे किस तरह से डिग्री अवार्ड होंगी। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहे इन तमाम मराहिल से आशनाई के लिए, इन तमाम स्टेप्स को जानने के लिए। सबसे पहले ये बात निकल कर आती है कि पीएचडी में कौन अप्लाई करे, पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो इसके लिए ये बताया जाता है कि मास्टर डिग्री का होना कंपलसरी है। मास्टर डिग्री में जनरल कैटेगरी के लिए 55% होना चाहिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50% होना चाहिए। मगर मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपके जहन में अगर पीएचडी करना है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी का कोर्स आप करना चाहते हैं, तो आप 10th से अपना टारगेट सेट करें। 12th में फैकल्टी सिलेक्ट करना होता है आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। अगर आपने पीएचडी का मंसूबा बनाया है, पीएचडी का सपना देखा है, तो आप 11th से ही इसकी तैयारी करें। फैकल्टी सही तरीके से आप चूज करें फ्यूचर को सामने रखते हुए, और उसी फैकल्टी में फिर आप बैचलर की डिग्री हासिल करें और सेम फैकल्टी में आप मास्टर की डिग्री हासिल करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस तरह की गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से वो चाह कर भी पीएचडी में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। या तो उनका परसेंटेज कम आ जाता है या फिर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट अलग हो जाता है। इन गलतियों को भी हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है, वरना डॉक्टर बनने का आपका जिंदगी भर का ख्वाब चकनाचूर हो सकता है। आप 11th 12th सेम फैकल्टी में करें, ग्रेजुएशन सेम फैकल्टी में करें, मास्टर डिग्री सेम फैकल्टी में करें। उसके बाद आपको एग्जाम देना है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी नेट। ये यूजीसी के अंडर में होता था, उसके बाद इसे सीबीएसई कंडक्ट करने लगी। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस एग्जाम को कंडक्ट करवा रही है। तो आपको नेट एग्जाम देना है, उसके बाद ही आप पीएचडी में एडमिशन ले सकते हैं। मैंने जो बार बार आपसे कहा है कि सेम फैकल्टी में आप ग्रेजुएशन करें और पोस्ट ग्रेजुएशन करें, उसकी वजह यही है कि नेट एग्जाम कोई हलवा एग्जाम नहीं कि कोई भी आए और 4-6 महीने की स्टडी में इस एग्जाम को क्रैक कर ले। मुसलसल इसके लिए स्टडी दरकार होती है, डीप स्टडी होती है, कंसेप्ट क्लियर चाहिए, विजन क्लियर चाहिए। अगर आप सेम सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन करते हो, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो आपके पास आ जाता है 5 सालों का तजुर्बा, 5 सालों की स्टडी, सेम सब्जेक्ट पर आपको कमांड हासिल हो जाती है और इस तरह से आप कम समय में नेट एग्जाम क्रैक कर लेते हो। नेट एग्जाम क्रैक करने के बाद आप हिंदुस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग यूनिवर्सिटियों के अलग अलग पैटर्न होते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का पैटर्न कुछ डिफरेंट होता है, स्टेट यूनिवर्सिटी का पैटर्न कुछ डिफरेंट होता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी का पैटर्न कुछ डिफरेंट होता है। मामूली से चेंजेस के साथ इनमें डिफरेंसेस पाए जाते हैं, लेकिन नियर अबाउट जो स्टेप्स हम बता रहे हैं यही होती है। ये मैं इसलिए भी बेहतर तरीके से आपको बता सकता हूं, इसलिए कि मैं इस मरहले से गुजरा हूं। मैंने ग्रेजुएशन में अच्छे नंबरात हासिल करते हुए पूरे कॉलेज में टॉप किया, एमए में पूरे कॉलेज में टॉप किया, नेट एग्जाम में जेआरएफ क्लियर किया और पीएचडी के मराहिल से गुजर रहा हूं। इसलिए इन स्टेप्स को मैं बखूबी जानता हूं और मुशाहिदे के साथ, एक्सपीरियंस के साथ आपके साथ अपने मुशाहिदात को शेयर कर रहा हूं। अब जब आपने नेट क्लियर कर लिया है तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये उस वक्त होगा जब यूनिवर्सिटी आरएटी का फॉर्म डिक्लेयर करेंगी।
या पीईटी जिसे पेट कहा जाता है या रेट कहा जाता है। रेट यानी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट, पेट यानी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। इन दो एग्जाम का जब फॉर्म डिक्लेयर होगा, आपको भी फॉर्म भरना है, लेकिन आपको एग्जेम्प्टेड का कॉलम टिक करना है। अगर आपने एग्जेम्प्टेड का कॉलम टिक करना भूल गए तो आपको रेट एग्जाम देना होगा या पेट एग्जाम देना होगा नेट क्वालिफाई होने के बावजूद। इसलिए किसी भी यूनिवर्सिटी का फॉर्म जब आप भर रहे हो तो आपको बेहतर तरीके से कॉन्सेंट्रेट करना है और एग्जेम्प्टेड के कॉलम को टिक करना है, ताकि आप पेट या रेट एग्जाम देने से महफूज हो जाओ, इसलिए कि आपने नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट को क्रैक कर लिया है। उसके बाद पेट का रिजल्ट लगेगा, एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट की लिस्ट डिक्लेयर हो जाएंगी और फिर कोर्स वर्क होता है। ये कोर्स वर्क 6 महीनों का होता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में कोर्स वर्क में ही कैंडिडेट को गाइड अलाउड कर दिया जाता है। बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में कोर्स वर्क होने के बाद 2 से 3 महीने का पीरियड दिया जाता है और उसमें कैंडिडेट को अप्रोच करना होता है गाइड तक के। गाइड लिस्ट वेबसाइट पर अवेलेबल होती है, उनके पास जाकर उनसे कंसेंट लेटर लेना होता है कि मैं आपके अंडर में पीएचडी करना चाहता हूं, आप मुझे गाइड करें। गाइड कंसेंट लेटर इशू करता है, वो हमें यूनिवर्सिटी के पीएचडी सेक्शन में सबमिट करना होता है। कोर्स वर्क के दौरान आपको तमाम तर चीजें बताई जाती है, किस तरह से पीएचडी की जाती है, किस तरह से रिसर्च की जाती है, आपको किस तरह से ऑथेंटिक सोर्सेस से मवाद को हासिल करना है और किस तरह नए नुकात को सामने लाना है, सामने उजागर करना है। इसी पीरियड में अगर आपको गाइड मिल गया तो आप टाइटल को वेरीफाई कर सकते हैं। टाइटल पर बहस और मुबाहिसा के जरिए से एक उन्वान सिलेक्ट कर सकते हैं और उस उन्वान पर कोर्स वर्क के दौरान आप सिनॉप्सिस बना सकते हो। अगर कोर्स वर्क के दौरान आपको गाइड नहीं दिया गया है तो आप टाइटल को अपने जहन में मरकूज रखें, रफ सिनॉप्सिस बनाए और जो 2 से 3 महीने का वक्फा दिया जाता है वहां पर आप सिनॉप्सिस गाइड के कंसेंट से तैयार करने की कोशिश करें। जब कोर्स वर्क हो जाता है, गाइड अलाउड कर दिया जाता है, फिर आरआरसी होती है, रिसर्च एंड रिकॉग्निशन कमेटी। इसमें वाइस चांसलर होता है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होते हैं, रजिस्ट्रार होता है, गेस्ट प्रोफेसर होते हैं। आपने जो सिनॉप्सिस तैयार किया है गाइड के कंसेंट से, उस पर बहस की जाती है, उसको जांचा जाता है, उसको परखा जाता है, उसको वेरीफाई किया जाता है ये टॉपिक रिसर्च के लायक है या नहीं, क्या इससे पहले इस टॉपिक पर बहुत सौ ने पीएचडी कर ली है। इन तमाम चीजों पर बहस की जाती है। अगर कुछ चेंजेस करने पड़े तो आरआरसी कमेटी आपको सजेस्ट करती है कि फला फला जगह पर आप चेंजेस करके लाए। फिर आरआरसी कमेटी के बाद जनरल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाती है एपीआई स्कोर की बिना पर। मैंने बार बार आपसे यही कहा है कि आप 10 से मंसूबा बनाए। उसकी वजह यह है कि अगर आपके जहन में 10 से पीएचडी करने का इरादा हो तो 12 में आपके परसेंटेज ज्यादा आएंगे। आप ग्रेजुएशन में ज्यादा नंबर हासिल करने की कोशिश करें, मास्टर डिग्री में ज्यादा नंबर हासिल करने की कोशिश करें। कोई कह सकता है कि सर अभी तो आपने बताया जनरल कैटेगरी के लिए 55% दरकार है और रिजर्व कैटेगरी के लिए 50%, लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया है। इंस्टीट्यूट में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में सीट कम होने पर ये मिनिमम मार्क्स आपको एलिजिबल करार नहीं दे सकते। आपको हाईएस्ट मार्क्स लाने होंगे। आपका एपीआई बनता है 12 में आपने कितने मार्क्स हासिल किए, ग्रेजुएशन में आपने कितने मार्क्स हासिल किए, मास्टर डिग्री में आपने कितने मार्क्स हासिल किए, पेट में आपका रिजल्ट क्या है, सेट में आपका रिजल्ट क्या है, नेट में आपका रिजल्ट क्या है। इन तमाम परसेंटेज को देखते हुए मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाती है। फॉर एग्जांपल, किसी यूनिवर्सिटी में 10 वैकेंसी है पीएचडी के लिए और 1000 स्टूडेंट ने वहां पर पेट एग्जाम के लिए या रेट एग्जाम के लिए फॉर्म सबमिट किए। उन्होंने पेट एग्जाम को क्रैक किया। एग्जेम्प्टेड कैंडिडेट जो नेट या सेट के थ्रू आते हैं उनके फॉर्म वहां भरे गए, कोर्स वर्क हुआ, गाइड अलॉटमेंट हुआ, आरआरसी हुई। उसके बाद जनरल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाती है जिसमें नंबर आते हैं 40 से 50 लोगों की, लेकिन वैकेंसी तो वहां पर सिर्फ 10 है, लिस्ट आ गई 40 और 50 की। ऐसे वक्त में फिर फाइनल मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाती है। अब इस फाइनल मेरिट लिस्ट में 10 लोगों के नाम होते हैं
और ये 10 लोग वो होते हैं जिनका ग्रेजुएशन में अच्छे नंबरात होते हैं, मास्टर डिग्री में अच्छे नंबरात होते हैं, नेट, सेट, रेट या पेट में अच्छे नंबरात होते हैं और अच्छे परसेंटेज होने की वजह से फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका नाम आता है। उसके बाद फिर आपको फॉर्म भरना होता है एडमिशन का, फीस के साथ, फीस रिसिप्ट वगैरह, आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने के बाद आपको यूनिवर्सिटीज में अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट करने होते हैं। सबमिशन के बाद आपको प्रोविजनल लेटर इशू किया जाता है 6 महीनों के लिए। इस 6 महीने में यूनिवर्सिटी आपको देखती है, जांचती है, परखती है आपके बिहेवियर को, आपके कैरेक्टर को, आपके वर्क को, आपके रिसर्च को, आपकी ऑथेंटिसिटी को, और उसके बाद आपको फाइनल लेटर, एडमिशन लेटर इशू किया जाता है। अब आप कम से कम 3 सालों में अपनी पीएचडी मुकम्मल कर सकते हो या ज्यादा से ज्यादा 5 सालों में आप पीएचडी की डिग्री हासिल कर सकते हो। कुछ केसेस ऐसे भी निकल कर आते हैं कि 5 साल हो जाने के बावजूद उन्हें 2 सालों का एक्सटेंशन दिया जाता है। टेक्निकल इशू की वजह से, आर्टिकल हार्ड होने की वजह से, टाइटल टफ होने की वजह से या मुख्तलिफ इशू हो सकते हैं, उन्हें 2 सालों का एक्सटेंशन दिया जाता है और इन 7 सालों में आपको पीएचडी कंप्लीट करनी होती है। तो ये कुछ स्टेप्स थी। पहली स्टेप, सेम सब्जेक्ट में आपको पीजी करना है। सेकेंड स्टेप, आपको नेट, सेट, पेट या रेट एग्जाम क्लियर करना है। थर्ड स्टेप, जब भी किसी यूनिवर्सिटी से फॉर्म निकले आपको अप्लाई करना है। फोर्थ स्टेप, आपको कोर्स वर्क में हिस्सा लेना है। फिफ्थ स्टेप, आपको आरआरसी फेस करनी है विथ सिनॉप्सिस। उसके बाद मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होंगी, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने हैं, अपने जेरॉक्स डॉक्यूमेंट्स को सबमिट करना है, फी पे करना है। अब बात फी की आती है तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में फी कम होती है बनिस्बत प्राइवेट इंस्टीट्यूट के। जितने ज्यादा नंबर आपके रहेंगे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, नेट, सेट, पेट या रेट में, उतनी आसानी से आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल सकता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी में वहां पर आपका पैसा बचेगा। अब बात आती है फेलोशिप की, तो गवर्नमेंट बहुत सारे कैंडिडेट को फेलोशिप भी अवार्ड करती है। माइनॉरिटी की फेलोशिप होती है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप होती है। हम इन फेलोशिप की मालूमात को लेकर हाजिर आएंगे हमारे सेकंड लेक्चर में। अगर आपको ये स्टेप समझ में नहीं आती है, आप हमें कमेंट करें, मेल करें, हम आपकी क्यूरी को क्लियर करने की कोशिश करेंगे और इस तरह से आप एक डॉक्टर बन सकते हो, कलम के डॉक्टर बन सकते हो और आपके आगे, आपके नाम के आगे लफ्ज डॉक्टर का इजाफा हो जाएगा, जो कि बहुत ही रेपुटेड है, बहुत ही इज्जत वाला है और आप अपने ख्वाब को इस तरह से शर्मिंदा ताबीर कर सकते हो। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह के एजुकेशनल लेक्चर आप तक बर वक्त पहुंचते रहे। हाजिर होते हैं सेकंड लेक्चर में, जूनियर रिसर्च फेलोशिप या माइनॉरिटी फेलोशिप क्या होती है और एक रिसर्च कैंडिडेट उसको किस तरह से हासिल कर सकता है।